सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम कौन सी सीरीज पर आ चुके हैं? इसमें जो है हम क्लास नंबर 75 पर आ चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, क्लास नंबर 75 पर आ चुके हैं और आज हमारी क्लास नंबर 75 जो कि लास्ट क्लास रहने वाली है इंडिया जीके की सीरीज की मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है आपकी तैयारी इंडिया जीके की हो गई होगी। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ कुछ हद तक जो है इंडिया जीके आपकी कंप्लीट हो चुकी है मेरे भाई, अगर एचएसएससी की बात करेंगे तो, क्योंकि आप सभी जानते हैं एचएसएससी के अंदर मात्र 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, इंडिया जीके की अगर मैं बात करूं तो मात्र 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचएसएससी के अंदर। तो उस 15 मार्क्स के लिए जो है आपका इनफ मैटर मैंने यहां पर करवा दिया है। तीनों सब्जेक्ट के ले लेना, चाहे आप हिस्ट्री को ले लेना, चाहे आप ज्योग्राफी को ले लेना और चाहे आप पॉलिटी को ले लेना। इसको भी मैंने सीक्वेंस वाइज करवाया है, आप चाहे तो देख लेना। टोटल इसके अंदर कितनी क्लासेस मिलेंगी आपको? टोटल इसके अंदर आपको 75 क्लासेस मिलेंगी। पहली 12 क्लासेस आपको हिस्ट्री की मिलेगी, दूसरी 12 क्लासेस आपको ज्योग्राफी की मिलेंगी और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस आपको जो है 12 क्लासेस पॉलिटी की मिलेंगी। वैसे यहाँ पे आपको पॉलिटी मिलेगी सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटी मिलेगी और यहाँ पे जो है ज्योग्राफी मिलेगी। ऐसे ही अगला स्लॉट रखा गया है, तो ऐसे ही आपको 36 वीडियो दी गई है मैंने। ठीक है, एक एक स्लॉट के, यानी कि एक स्लॉट में ये तीनों सब्जेक्ट थे, उसके बाद सेकंड स्लॉट भी दोबारा से ऐसे ही चलेगा। फिर 12 क्लासेस हिस्ट्री की आएंगी, फिर 12 क्लासेस पॉलिटी की आएंगी और फिर 12 क्लासेस जो है ज्योग्राफी की आएंगी। ऐसे कुल मिलाकर जो है 75 क्लासेस मैंने यहाँ पे दे दी हैं इंडिया जीके की एचएसएससी के लिए मेरे भाई। ठीक है, अगर ये पूरी सीरीज अगर आप देख लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है, बहुत सारे जो क्वेश्चन है इंडिया जीके के वो आप कवर कर ले जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, मैंने सारा इंपॉर्टेंट डेटा वही करवाया जो एचएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस के बारे में। ठीक है, हरियाणा पुलिस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कल रात को जो है रिजल्ट डाला गया है एचएसएससी के द्वारा मेरे भाई। ठीक है, किसका डाला गया है? पीएमटी का डाला गया है। ठीक है, पीएमटी की मान सकते हैं आप सेकंड लिस्ट जो है अब जारी कर दी है एचएसएससी ने। ठीक है, तो आई होप आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो टेलीग्राम पे चले जाना, वहां पे मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है मेरे भाई। 2 से 3 मार्क्स जो है ये कम करी है मेरे भाई। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स जो है ये कम गई है पीएमटी की, जो पहले गई थी ना कट ऑफ, जो पहली लिस्ट एचएसएससी के द्वारा जारी की गई थी, पहली जर्नल की कितने पे लगी थी? 52 पे लगी थी। अब जो सेकंड लिस्ट आई है वो कितने पे लगी है? वो मेरे भाई 50 पे लगी है, यानी कि जर्नल वाले बच्चों का तो सभी का नाम आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब बच गए बाकी अदर कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है, बीसीए हो गया, बीसीबी हो गया और जो है ईडब्ल्यूएस हो गया मेरे भाई। ठीक है, इन कैटेगरी में जो है अभी भी डाउट बना हुआ है कि सभी बच्चों को बुलाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। कोर्ट केस में क्या होगा वो आप देख सकते हैं, बट अदर अभी जो है 5 गुना बच्चों को जो है और बुला लिया है एचएसएससी ने मेरे भाई। ठीक है, तो 5 गुना बच्चों को जो बुला लिया है एचएसएससी ने, वो अपनी तैयारी शुरू कर दो। अगर नहीं करी है तो, वैसे मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं, अगर आपका हरियाणा पुलिस में नाम आए ना आए, 2025 सीईटी में आपका किसी भी मेंस एग्जाम में आपका नाम आए या ना आए, लेकिन आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, बीच में कोई भी आपको गैप नहीं रखना है, क्योंकि आगे की आप तैयारी कर रहे हो। इस बार का तो आपका जो चांस है वो जा चुका है। अगर आप समय रहते तैयारी नहीं करेंगे तो 2029 के जो विधानसभा इलेक्शन होंगे ना, जहां पे सारी वैकेंसी आने वाली है, जो आपको गोल्डन चांस देगा, वहां पर भी आपका हाल यही रहने वाला है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद कोई भी अगर आपका डाउट हो, क्वेरी हो, सजेशन हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो मेरे भाई। ठीक है, आज हमारी लास्ट क्लास है, 75 क्लास है और इसके अंदर जो है हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है मेरे भाई क्या नाम है? परिवहन नाम है मेरे भाई। ठीक है, इस टॉपिक का क्या नाम है? परिवहन नाम है। सारी कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा और अंत तक जो है आपको ये सारा चैप्टर समझ आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम विश्व परिवहन करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, विश्व परिवहन करने वाले हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे भाई हरियाणा का और भारत का ही समझ में नहीं आता परिवहन, तो विश्व का तो बहुत बड़ी दूर की बात हो गई, लेकिन डोंट वरी, आपको ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा विश्व परिवहन। जहां से क्वेश्चन पूछता है, जितने क्वेश्चन पूछता है वही सब हम यहाँ पर करने वाले हैं। अदरवाइज सारी डिटेल मैंने ये देखो बिल्कुल डिटेल से सब कुछ जोड़ दिया है, कौन सा परिवहन किसको जोड़ता है, सारी चीज मैंने इस पीडीएफ में लिख दी है। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लोगे तो यकीन मानिएगा, वर्ल्ड परिवहन से जो क्वेश्चन पूछता है ना, 1-2 ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता, फिर भी 1-2 भी हमें जो है
नहीं छोड़ना है मेरे भाई, ठीक है, एक भी लूप होल को हमें नहीं छोड़ना है, इसीलिए ये टॉपिक हम कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक आज हमारा रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है। विश्व परिवहन हम करने वाले हैं, बाकी पीडीएफ जो है इसकी सारी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम साइंस सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके बारे में इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, कैसे करेंगे, कहां से डाटा लेके आएंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अगर जाननी है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि इंडिया जीके की ये सीरीज आपको कैसी लगी है, कितना आप यहां से सीख पाए हैं, क्या कुछ आपने सीखा है या फिर नहीं सीखा है। जो भी आपके मन में ऑनेस्टली आप फीडबैक हो ना इस वीडियो सीरीज के बारे में, आप तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आज का हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं, जिसका नाम है विश्व परिवहन मेरे भाई, ठीक है। तो परिवहन क्या होता है मेरे भाई, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, दो दो तीन तीन पॉइंट मैं यहां पे लिखने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है। तो परिवहन बहुत प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हो। परिवहन बहुत से प्रकार के होते हैं, ठीक है, बहुत से प्रकार के होते हैं। तो भाई कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो आप सभी जानते हो। पहला कौन सा होता है? स्थल होता है मेरे भाई। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा जल होता है मेरे भाई। तीसरा कौन सा होता है? वायु परिवहन होता है मेरे भाई, ठीक है, वायु परिवहन होता है। आई नो आपको पता होगा कौन सा सबसे महंगा है और कौन सा सबसे सस्ता है, फिर भी मैं एक बार के लिए लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। स्थल, इसका कौन सा मार्ग होता है भाई, किसके द्वारा, मतलब इसका साधन क्या होता है? स्थल मार्ग का साधन क्या होता है? तो इसका साधन सड़कें होती है मेरे भाई, ठीक है, सड़कें इसके साधन होती है मेरे भाई, ठीक है। स्थल की बात मैं अगर बात करूं तो आगे की, जल की बात करूं तो जल की बात करूं, सबसे सस्ता यही होता है मेरे भाई, सबसे सस्ता जो मार्ग होता है ना वो यही होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं, बड़े बड़े जो टैंकर होते हैं ना, बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं वो जल के द्वारा ही पहुंचाई जाती हैं एक देश से दूसरे देश के अंदर मेरे भाई। आई बात समझ में? उसके बाद हम बात करते हैं वायु परिवहन की। तो वायु परिवहन, जैसे सबसे सस्ता मार्ग कौन सा है? जल है, ऐसे ही वायु जो है ये सबसे महंगा मार्ग है मेरे भाई, ठीक है, सबसे महंगा मार्ग हो जाएगा, यानी कि सबसे कॉस्टली मार्ग जो है ये हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम एक एक करके ये देखना स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं यहां पर लिखने वाला हूं। सबसे पहले हम स्थल मार्ग की बात कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है, स्थल परिवहन की हम बात कर लेते हैं। स्थल परिवहन का साधन आप सभी जानते हैं, डेफिनेशन एक छोटी सी अगर लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो, स्थल परिवहन साधन, स्थल परिवहन का साधन सड़कें होती है, ठीक है, स्थल परिवहन का जो साधन होती है वो सड़कें होती हैं। अब एक चीज और आप याद रखोगे, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, आज तक बहुत बार पूछा भी गया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इतने लिखूंगा, इतने आप दिमाग में सोच लेना, विश्व में सबसे ज्यादा सड़कें कहां पर हैं? ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसके बाद इतने आप दिमाग में सोच लो इसका आंसर क्या हो सकता है। विश्व में सबसे ज्यादा आएगा ना, सबसे ज्यादा सड़कें किस देश में हैं? सोच लिया आंसर, किस देश में है? तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूएसए बोलते हैं मेरे भाई। आई समझ में? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो जाएगा। तो पहले नंबर पर तो जो है अमेरिका आ गया मेरे भाई, ठीक है, पहले नंबर पर क्या आ गया? अमेरिका आ गया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, बताइए भारत किस नंबर पर आता है? तो भारत जो है मेरे भाई, भारत दूसरे नंबर पर आता है, ऐसे लिखते हैं, भारत दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है, सड़कों के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर पर कौन आता है? तो चीन तीसरे नंबर पर आता है, चीन तीसरे नंबर पर आता है। आई बात समझ में? ये हो गई चीजें हमारी जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अब एक एक करके हम जो है महामार्ग देखने की कोशिश करते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट वो देखेंगे कि इनकी लंबाई कितनी है, कहां से कहां तक ये रेल मार्ग जाता है, सॉरी जो हमारा
ये जो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सड़क परिवहन की बात कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले कौन सा महामार्ग आएगा मेरे भाई, ट्रांस कनाडियन महामार्ग आएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांस कनाडियन महामार्ग की हम बात कर रहे हैं। ट्रांस कनाडियन महामार्ग महामार्ग ठीक है, ट्रांस कनाडियन महामार्ग। यह मार्ग कहां से कहां जाता है, यानी कि किस किस को जोड़ता है, तो यह मार्ग किस किस को जोड़ता है, सेंट जॉन नगर से। डोंट वरी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैं लिख रहा हूं ना, ये सारी चीजें ऊपर पीडीएफ में बिल्कुल डिटेल से लिखी हुई है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, बेसिक बेसिक चीज बता रहा हूं, ताकि जितना ज्यादा हो सके आपकी आंखों के आगे ये शब्द आए, और जितना हो सके आपकी आंखों के आगे ये आए और आपके दिमाग में छप जाए मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो पहली बार आपको देख रहा होगा और आपको ऐसा लग रहा होगा यार छोड़ना यार, नहीं याद हो रहा। यकीन मानिएगा, मुश्किल चीज ऐसी ही लगती है कि यार नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। हमेशा हमारा दिमाग क्या करता है, जिसको हमें आता है ना अच्छे तरीके से, जो चीज हमें आती है, हमारा दिमाग कहता है उसी को पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हरियाणा जी के, हम बार बार क्या पढ़ते हैं, हरियाणा जी के, हरियाणा जी के, हरियाणा जी के, यहां तक कि करवाते भी हरियाणा जी के हैं। यूट्यूब पे आप देख लेना, अभी दोबारा से जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गए मेरे भाई हरियाणा जी के। यकीन मानना, एचएसएससी के एग्जामिनर को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भाई हरियाणा जीके जो है ना, वो रट दी है, शब्द तक रट दिए हैं बच्चों ने मेरे भाई हरियाणा जीके की। कितनी है छोटी सी हरियाणा जीके है, इसीलिए आप ऐसी चीजों को करो जो आपको नहीं आता है मेरे भाई। ठीक है, वहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। भीड़ से जो है थोड़ा अलग होने की कोशिश करो, अपने आप रास्ते बन जाएंगे मेरे भाई। आई बात समझ में, बार बार बोल रहा हूं, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट को जो है छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। बहुत इजी सब्जेक्ट है, आई नो। अब आप बोलोगे, बोल सकते हो, बिल्कुल मैं बोल सकता हूं, क्योंकि मैं ये एग्जाम नहीं देने वाला मेरे भाई। ठीक है, एग्जाम आपको देना है, और मैं तो खुद कह रहा हूं, मेरी इंग्लिश और जो मैथ है वो काफी वीक है, मैं मानता हूं ये चीज, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, सिलेक्शन भी आपका यहीं से निकलेगा। ये बहुत ईजी चीज है, अगर आप समय रहते इनको कर लोगे तो मेरे भाई। ठीक है, आप ही के लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए नहीं बोल रहा मेरे भाई। आई बात समझिए, तो मैथ और इंग्लिश जिसकी वीक है ना, धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं वो भी आपके लिए करूंगा। ठीक है, अब मैं सब्जेक्ट तो आपको नहीं करवा सकता, लेकिन अगर आपको कंटेंट चाहिएगा ना, तो कहीं से भी लाना पड़े आपको ला के देंगे मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। ट्रांस कनाडियन महामार्ग की यहाँ पर बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो ये किस किस को जोड़ता है भाई, ये सेंट जॉन नगर को जोड़ता है। सेंट जॉन नगर को किस से जोड़ता है, तो ये वैंकूवर से जोड़ता है मेरे भाई। ठीक है, वैंकूवर, ऐसे ही आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, वैंकूवर से जोड़ता है, बाकी डिटेल में आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा, जोड़ता है। ठीक है, तो ये ट्रांस कनाडियन महामार्ग जो है किस किस को, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, क्या करेगा, डायरेक्ट आपसे ये दे देगा, बताइए निम्नलिखित चार जो मार्ग दिए गए हैं उनमें से किस किस को जोड़ता है ट्रांस कनाडियन महामार्ग मेरे भाई। आई बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए आपको याद रखना है, जो ट्रांस कनाडियन महामार्ग है ये सेंट जॉन नगर को जो है वैंकूवर से जोड़ता है मेरे भाई। आई बात समझ में। अब ये कितने मीटर लंबा, कितने किलोमीटर लंबा है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये लगभग कितने किलोमीटर लंबा है, लगभग हो जाएगा 9600 किलोमीटर लंबा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 9600 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। आई बात समझ में, 3 भारत निकल जाएंगे, इतना लंबा है ये मेरे भाई ट्रांस कनाडियन महामार्ग मेरे भाई। आई बात समझ में। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे नगर आते हैं मेरे भाई। अब ये नगर आपको याद रखने नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, इसमें बहुत नगर आते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा, एक सेकंड में लिख देता हूं क्या आपको याद रखना है और क्या नहीं रखना है मेरे भाई। ठीक है, इसमें बहुत सारे नगर आएंगे, जैसे कि सेंट जॉन नगर आएगा, क्यूबेक आएगा, मॉन्ट्रियल आएगा। कैसे लिखेंगे मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल आ जाएगा। ठीक है, ओटावा आ जाएगा, विनीपेग आ जाएगा। विनीपेग क्या है भाई, किसी को पता है विनीपेग क्या है? ठीक है, विनीपेग को क्या बोला जाता है, विनीपेग जो है विश्व की गेहूं के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। ये
गेहूं के लिए प्रसिद्ध है ये स्थान, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद रेजिना आ जाएगा और वैंकूवर आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्थानों से गुजरकर जो है सेंट जॉन नगर से जो है ये वैंकूवर तक जाता है। कौन सा? ट्रांस कनाडियन महामार्ग मेरे भाई, ठीक है। ये सारे आपको याद नहीं रखने हैं। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग जो है ये आपको याद नहीं रखने हैं। डायरेक्ट आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो ट्रांस कनाडियन महामार्ग है ये कितने किलोमीटर लंबा है? तो ये 9600 किलोमीटर लंबा है। किस किस को जोड़ता है? सेंट जॉन नगर को जो है वैंकूवर से जोड़ता है। बाकी डिटेल इस पीडीएफ में सब कुछ दी गई है, अगर आप याद करना चाहो तो मेरे भाई, ठीक है। पहला हो गया हमारा ट्रांस कनाडियन महामार्ग मेरे भाई, ठीक है। दूसरा कौन सा देखेंगे? दूसरा देखेंगे हम अलास्का महामार्ग मेरे भाई, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अलास्का अलास्का महामार्ग, सॉरी, ठीक है। तो ये कहां पर है? तो ये कनाडा के ही अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। कनाडा के ही अंदर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब ये किस किस को जोड़ता है? तो ये मेरे भाई एडमोंड नगर है मेरे भाई, ठीक है। एडमोंड नगर है, एडमोंड नगर है मेरे भाई, ठीक है। कहां पर है? कनाडा में है, ये कनाडा में है, ठीक है। इसको किससे जोड़ता है? एकरेज नगर है, एक है एकरेज नगर, और लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। और एक है एकरेज नगर, ठीक है। एक है एकरेज नगर। ये कहां पर अवस्थित है? ये है अलास्का में मेरे भाई, ठीक है। अलास्का में, ठीक है। इन दोनों को ये जोड़ता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ता है। आई बात समझ में, ठीक है। डायरेक्ट आपको याद रखना है अलास्का महामार्ग किसको जोड़ता है? तो अलास्का महामार्ग मेरे भाई कनाडा को अलास्का से जोड़ता है। सिंपल सी चीज जो है आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। आगे चलते हैं, तीसरा देख लेते हैं मेरे भाई। तीसरा कौन सा देखेंगे? स्टुअर्ड महामार्ग, स्टुअर्ड, ठीक है। स्टुअर्ड महामार्ग, महामार्ग, ठीक है। स्टुअर्ट महामार्ग की बात करूं तो ये कहां पर अवस्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ये अवस्थित है। और एक चीज और आप याद रखना, ये जो स्टुअर्ट महामार्ग है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा मार्ग है मेरे भाई, ठीक है। यह है ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा मार्ग है। आई बात समझ में? मार्ग है मेरे भाई, ठीक है। तो ये किस किस को जोड़ता है ये भी आपको याद रखना है। यहीं पे आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो ये किस किस को जोड़ता है मेरे भाई? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो याद रखना भाई, जो स्टुअर्ट महामार्ग है डायरेक्ट आपको याद रखना है कहां पर अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा मार्ग भी स्टुअर्ट महामार्ग है। किस किस को जोड़ता है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। यहां तक चीजें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरे भाई। आई बात समझ में? बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं। इससे डिटेल में सारी चीजें आपको कहां पर मिल जाएंगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। इसी में यहां पर आपको दिखा भी देता हूं, ये देखो सारी चीजें यहां पे लिखी गई है। यहां से ये चैप्टर शुरू होगा, कहां पे गया? यहां से, ठीक है। ये देखो विश्व परिवहन यहां से स्टार्ट होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका मैंने जो है ये बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से जो है इसको अरेंज करके दिया है। सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। परिवहन साधनों का तुलनात्मक दिया गया है। परिवहन मोड यहाँ पे है, लागत है, गति है और मुख्य विशेषता यहाँ पे दी गई है। परिवहन तंत्र यहाँ पे लिख दिया गया है। स्थल परिवहन के बारे में डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद सड़कों की लंबाई के आधार पर पहले पे यूएसए है, दूसरे पे भारत है, चीन तीसरे पे है, उसके बाद चौथे नंबर पर ब्राजील है। हर चीज अब ये देखो, पहला मैंने ये कराया ना ट्रांस कनाडियन महामार्ग, कहां से कहां तक जाता है? सेंट जॉन नगर से जो है ये वैंकूवर तक जाता है मेरे भाई। बीच बीच में कौन कौन से मार्ग आएंगे? क्यूबेक आएगा, मॉन्ट्रियल आएगा, ओटावा आएगा, सडबरी आएगा, थंडर बे आएगा, विनिपेग आएगा, रेजिना आएगा, कैलगरी आएगा मेरे भाई, ठीक है। 9600 किलोमीटर जो है ये लंबा हो जाएगा। एवरीथिंग डिटेल मैंने इस पीडीएफ में डाल दी है, बस आपको देखना है, रट्टा मारना है, सिंपल सी बात है मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं दोबारा से हमारी, कहां पर थे हम? यहां पर थे ना,
स्टुअर्ट महामार्ग था ना, हो गया था ना स्टुअर्ट महामार्ग, ऑस्ट्रेलिया में ये अवस्थित है, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा मार्ग हो जाएगा और किस किस को जोड़ता है मेरे भाई, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को जो है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है मेरे भाई। आई बात समझ में। अब हम आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर आप क्या याद रखेंगे, अंतर महाद्वीपीय महामार्ग मेरे भाई, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय द्वीपीय महामार्ग, ठीक है। अंतर महाद्वीपीय महामार्ग की बात करूं तो ये किस किस को जोड़ता है, तो ये काहिरा को किससे जोड़ता है, केप टाउन से जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, काहिरा कहां पर है, काहिरा मिस्र में है मेरे भाई, ठीक है, काहिरा, ठीक है। काहिरा को किससे जोड़ता है, काहिरा को केप टाउन से जोड़ता है, केप टाउन। केप टाउन कहां पर है मेरे भाई, दक्षिण अफ्रीका के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। काहिरा को किससे जोड़ता है, केप टाउन से जोड़ता है, ठीक है, काहिरा को केप टाउन से जोड़ता है, से जोड़ता है। आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं आगे, उसके बाद हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर फिफ्थ। पॉइंट नंबर फिफ्थ में क्या आप देखोगे, पैन अमेरिकन महामार्ग, अमेरिकन महामार्ग, ठीक है। पैन अमेरिकन महामार्ग की बात करूं तो यह मार्ग उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। पैन अमेरिकन महामार्ग किस किस को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। आई बात समझ में। बस इतने एक एक दो दो पॉइंट ही आपको याद रखने हैं, डिटेल में कुछ है भी नहीं, डिटेल में आपको याद भी नहीं रखना है। जितना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और जितना पीडीएफ में 7-8 पेज आपको शायद मिलेंगे, बस इतना भी आप कर लोगे ना, आपका काम चल जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में। तो ये जो पैन अमेरिकन महामार्ग है, ये किस किस को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को जो है दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है मेरे भाई। आई बात समझ में। अब हम यहां से क्या देखना स्टार्ट करेंगे, अब हम यहां से रेल मार्ग देखना स्टार्ट करेंगे भाई मेरे भाई, ठीक है। अभी हमने क्या यहां पे देखा था, अभी हमने सड़क परिवहन देखा था। यहां से बात करूं तो हमने कहा क्या देखा था, सड़क परिवहन देखना स्टार्ट किया था मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं सड़क परिवहन मेरे भाई, ठीक है, सड़क परिवहन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम क्या देखना स्टार्ट करेंगे, रेल मार्ग, ठीक है। अब हम देखना स्टार्ट करेंगे रेल मार्ग जो है देखना स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो आपको क्या याद रखना है, रेल की शुरुआत कहां पर और कब हुई थी। भारत की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना, रेल की शुरुआत भारत की, आई नो आपको पता है 1853 में हुई थी। अब बताओ ना, पता है किसी को रेल की शुरुआत कब और कहां हुई थी, है किसी को पता, कमेंट में जरूर बताना कि हाँ भाई मुझे पता थी ये बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, रेल की शुरुआत। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसी चीजें करो जो आपको नहीं आता है मेरे भाई। हरियाणा जीके में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपसे छुपा हो, जो आपने नहीं पढ़ा हो, जो आपको याद ना हो मेरे भाई। एग्जामिनर को पता है 15 और 20 में ज्यादा फर्क नहीं है मेरे भाई, सिर्फ 5 ही मार्क्स का फर्क है। अब 15 मार्क्स में से फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप 10 क्वेश्चनों के तुक्के माराए और 10 में से सिर्फ 2 ही नंबर आपके आए, तो बताओ कहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। हरियाणा जीके में तो ज्यादा से ज्यादा 20 में से कितने मार्क्स ले लोगे, 17-18 मार्क्स ले लोगे, और यकीन मानो 14-15 मार्क्स तो सभी बच्चे ले लेंगे, चाहे उसने थोड़ी सी पढ़ी हो हरियाणा जीके। असली कंपटीशन आपका उन्हीं सब्जेक्टों में होता है जो औरों को नहीं आता है। इंडिया जीके कितनी कर लेगा, फॉर एग्जाम्पल सही बताऊं तो अभी तक बच्चों ने पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया है, जितना मैंने एनालाइज किया मेरे भाई। सारे बच्चे सिर्फ या तो कोर्ट केस में घुसे पड़े हैं, सारे किसी और भाग दौड़ में लगे हुए हैं, पढ़ाई कोई भी नहीं कर रहा है। पढ़ाई सिर्फ वही बच्चे कर रहे हैं सीरियसली जिनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, जो ये मान के चल रहे भाई मेरे को सिलेक्शन लेना है किसी तरीके से। आई बात समझ में। और वही उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा मेरे भाई। आई बात समझ में। तो आप लगे रहना मेरे भाई, हार नहीं माननी है, जो है बीच में स्किप नहीं करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। बस ये चीज़ें मेरी हमेशा याद रखना। अगर आप डेली फ़ोन चलाना नहीं छोड़ सकते, खाना खाना नहीं छोड़ सकते, टीवी देखना नहीं छोड़ सकते, खेलना नहीं छोड़ सकते, गर्लफ्रेंड से बात करना नहीं छोड़ सकते, तो आपको स्टडी भी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा ये पर्सनल व्यू है मेरे भाई। आई बात समझे। अगर वो सारी चीज़ें छोड़ सकते हो तो हाँ मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आप स्किप कर सकते हो एक दिन की पढ़ाई मेरे भाई। आई बात समझ में। लेकिन अगर उनमें से एक काम भी अगर आप एक दिन भी मिस नहीं कर सकते ना, तो आपको स्टडी भी एक दिन मिस करने का कोई अधिकार नहीं है मेरे भाई। अगर एक दिन भी स्टडी मिस होती है ना, तो अपने माँ बाप की तरफ देख लेना, आपका जो मोटिवेशन ना ऑटोमेटिकली आ जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में। तो चलिए आगे चलते हैं। रेल मार्ग की हम बात कर रहे थे, तो रेल मार्ग की शुरुआत कब से हुई थी, 1835 में इसकी शुरुआत हुई थी मेरे भाई, ठीक है। 1835 में इसकी शुरुआत हुई थी मेरे भाई, ठीक है।
यहाँ पे लिखूंगा रेल की शुरुआत कब हुई, 1835 में हुई। ठीक है, पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, भारत की नहीं पूछ रहा हूँ, भारत की पता है आप लोगों को, आई नो। पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, मैनचेस्टर से लिवरपूल तक मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। अच्छा, एक बात और मेरे को बताना, ठीक है, एक चीज और आपके लिए फिर मैं बताऊंगा आगे वाली आने वाली वीडियो में बताऊंगा। एक चीज मुझे बताना, कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 15-20 या 25-30 बच्चे जो सीरियसली कैंडिडेट है ना, वो मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मेरे भाई, आपको कौन सा सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिखूँ, चलिए लिख देता हूँ। आप मुझे एक चीज बताना मेरे भाई, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, या आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आता है। आई बात समझ में, पढ़ने में मजा आता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन के लिए बताऊं, किसी को इंडिया जीके पढ़ना पसंद हो सकता है, हरियाणा जीके मेंशन मत कर देना, ठीक है। किसी को इंडिया जीके पढ़ना पसंद हो सकता है, किसी को मैथ इंग्लिश पढ़ना पसंद हो सकता है, ठीक है। मैथ इंग्लिश रीजनिंग किसी की अच्छी स्ट्रोंग हो सकती है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे आपको बताना है कौन से सब्जेक्ट जो है आपके स्ट्रोंग है और किन सब्जेक्टों को आपको पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। उस हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा कहां पर आपको अपना फोकस करना चाहिए, किस सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना चाहिए, कहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए मेरे भाई, और कौन सा एग्जाम जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा मेरे भाई, ठीक है। वो फिर मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आप कमेंट सेक्शन में, आज की लास्ट वीडियो हमारी इंडिया जीके की, इसमें आप जरूर बताइएगा मेरे भाई, ठीक है। तो हम चल रहे थे मैनचेस्टर से लिवरपूल तक, हमने देख लिया था। रेल की शुरुआत कब हुई थी, 1835 में हुई थी। पहली रेल कब चली थी, तो मैनचेस्टर से लिवरपूल तक जो है ये पहली रेल चली थी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, संसार में सबसे ज्यादा रेल मार्ग, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा, संसार में सबसे ज्यादा, संसार में रेल मार्ग, ठीक है, कहां पर अवस्थित है, ठीक है, कहां पर अवस्थित है। तो जहां पर ज्यादा गाड़ियां होंगी वहां पर जाहिर सी बात है, अच्छा रेल मार्ग की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो संसार में सबसे ज्यादा रेल मार्ग कहां पर हो जाएंगे, यूएसए के अंदर हो जाएंगे, अमेरिका के अंदर जो है ये अवस्थित है, हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब रेल परिवहन की एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ट्रांस साइबेरियन आएगा मेरे भाई, ठीक है। पहले हमने क्या देखा था, सड़क परिवहन में ट्रांस कनाडियन देखा था, अब रेल में हम देखेंगे ट्रांस साइबेरियन। संसार का सबसे लंबा है मेरे भाई ये रेल मार्ग, ठीक है, साइबेरियन। अभी लिखूंगा, डोंट वरी, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा, 1 से 2 पॉइंट जो मुझे भी आते हैं मेरे भाई, ठीक है। एवरीथिंग ना तो मैं याद रख सकता हूं ना ही आप याद रख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर भी आंखों के आगे से गुजारना जरूरी है, क्योंकि हम एक भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहते एचएसएससी के लिए। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांस साइबेरियन की रेल मार्ग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कब बना, कब बना, 1891 से 1916 के बीच में बना, ठीक है। 1891 से 1916 के बीच में बना। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग यही है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो आप यही बताएंगे, ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं आगे। और इसके अंदर क्या याद रख सकते हैं, कहां से कहां, कहां से कहां तक, मतलब कहां से कहां तक जाता है। तो सेंट पीटरबर्ग से, पीटर पीटर्सबर्ग आएगा ना, पीटर्सबर्ग, सेंट पीटरबर्ग से ब्लाडिवोस्टक से जाता है भैया, अब अजीब सा नाम है, ब्लाडिवोस्टक। अब आप याद रखेंगे इसकी लंबाई,
ठीक है, कितने किलोमीटर हो जाएगा? 9322। ठीक है, 9322 किलोमीटर ये लंबा हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा। एक सेकंड भाई, आगे चलते हैं। ये याद रखना है, ट्रांस साइबेरियन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा। कब बना? 1891 से 1916 के बीच में बना। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग यही है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कहां से कहां तक जाता है? सेंट पीटरबर्ग से व्लादिवोस्टक तक जो है ये जाता है। लंबाई इसकी 9300 यानी कि 9322 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड पर चलते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा? कैनेडियन पैसिफिक, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की बात करूं तो यह कब बना? यह कब बना? 1882 से 1886 के बीच में बना मेरे भाई। ठीक है, 1882 से 1886 के बीच में बना। कहां से कहां तक जाता है? कहां से कहां तक जाता है? कनाडा से वैंकूवर तक जाता है मेरे भाई। ठीक है, पूर्वी कनाडा, सेंट जॉन से वैंकूवर तक जाता है। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। लंबाई इसकी देख लो कितनी है, लंबाई कितनी हो जाएगी? 7050 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर मेरे भाई। तीसरे नंबर पर आप क्या याद रखेंगे? तीसरे नंबर पर आप याद रखेंगे कैनेडियन नेशनल रेलवे, कैनेडियन नेशनल रेलवे। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब क्या याद रखेंगे इसके बारे में? ज्यादा भार होने के कारण, एक लाइन यहां पे लिख देता हूं, सबसे ज्यादा ये क्या है? एक चीज और इसके अंदर याद रखना कि ये क्या है? सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है मेरे भाई? सबसे ज्यादा ये मतलब सबसे ज्यादा बिजी है ये है मेरे भाई। ठीक है, क्या है? सबसे ज्यादा बिजी है मेरे भाई। बिजी कैसे लिखेंगे? व्यस्तम। ठीक है, सबसे ज्यादा व्यस्तम। अब कैनेडियन नेशनल रेलवे की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब ये एक मार्ग है, पहला मार्ग ये था, ये भी कनाडा में है, याद रखना, ये भी कनाडा में है और ये भी कनाडा में। ठीक है, अब ये दूसरा नेशनल जो रेलवे बनाया, कैनेडियन नेशनल रेलवे बनाया, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, ज्यादा भार होने के कारण। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के समांतर चलता है। ठीक है, ज्यादा भार होने के कारण यह मार्ग, कौन सा मार्ग? कैनेडियन नेशनल रेलवे किसके समांतर चलता है? तो यह भाई चलता है मेरे भाई किसके समान? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के समांतर चलता है। ठीक है, समांतर चलता है। ठीक है, कहां से कहां तक चलता है? ठीक है, कहां से कहां तक चलता है? हैलीफैक्स से कहां तक जाता है? विनिपेग तक, विनिपेग तक। ठीक है, विनिपेग तक ये जाता है मेरे भाई। ठीक है, कहां से कहां तक जाता है? हैलीफैक्स से विनिपेग तक जो है ये जाता है मेरे भाई। ठीक है, और जो कनाडा की जनसंख्या है ना, यहां पे लिख देता हूं, कनाडा की लगभग जनसंख्या इसी रेल मार्ग के आसपास बसी हुई है मेरे भाई। ठीक है, इसी ठीक है, इसी रेल मार्ग के आसपास बसी है मेरे भाई। उसके बाद हम चलते हैं आगे फोर्थ पॉइंट पर।
4th नंबर पर आप क्या याद रखेंगे? सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। चलिए सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग के बारे में जान लेते हैं। यह किसका सबसे लंबा मार्ग है? तो यह किसका सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएगा? यूएसए यानी कि अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग। ठीक है, अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग आपसे पूछे तो आप बताएंगे सेंट्रल पैसिफिक आएगा मेरे भाई, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कब बना? तो कब बना? 1863 से 1869 के बीच में ये बना मेरे भाई। ठीक है, कहां से कहां तक जाता है? न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क। ठीक है, अमेरिका के महंगे या फिर अमीर लोगों का शहर जो बोला जाता है ना, वो न्यूयॉर्क ही है मेरे भाई। ठीक है, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग के बारे में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग जो है अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएगा। कब बना? 1863 से 69 के बीच में बना। कहां से कहां तक जाता है? न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के बीच में जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6। इसमें आप क्या याद रखेंगे? ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। अब ये किसका सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो ये यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। क्यों महत्वपूर्ण है मेरे भाई? ये इसलिए महत्वपूर्ण है, यह यूरोप के 8 देशों से गुजरता है। देशों से गुजरता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या याद रखेंगे? तो इसके बाद ये आप याद रखेंगे, बस इतना ही आप याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग के बारे में यही याद रखेंगे। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और यूरोप के 8 देशों से होकर जो है ये गुजरता है मेरे भाई। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। ठीक है, ट्रांस इंडियन, इंडियन कैसे लिखेंगे? इंडियन रेल मार्ग। ठीक है, इंडियन रेल मार्ग। अब इंडियन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के अंदर है मेरे भाई। ठीक है ना, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग कहां से कहां तक है मेरे भाई? तो ये बाल पाइरोजो, बड़ा ही अजीब नाम है मेरे भाई, बाल पाराइजो। कहां पर है ये? चिली में। ठीक है, चिली कहां पर है? दक्षिण अमेरिका के अंदर। से ब्यूनर्स आयरस, ये कहां पर है? ब्यूनर्स आयर्स अर्जेंटीना में। ठीक है, यहां तक जो है ये रेल मार्ग जाता है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे 8 पॉइंट में आप क्या याद रखेंगे? ऑस्ट्रेलिया ट्रांसकॉन्टिनेंटल मेरे भाई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ट्रांसकॉन्टिनेंटल। ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंट मेरे भाई। ठीक है, ये रेल मार्ग आएगा यहां पे, क्योंकि रेल मार्ग हम कर रहे हैं ना। पहले हमने सड़क मार्ग किया, अब हम रेल मार्ग कर रहे हैं। रेल मार्ग में हम 8वें पॉइंट पे आ गए हैं, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंट रेल मार्ग हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कहां से कहां तक जाता है? पर्थ से सिडनी तक जाता है। ठीक है, पर्थ से सिडनी। पर्थ और सिडनी दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर है मेरे भाई, याद रखना। अगर क्रिकेट मैच देखते हो तो आपको पता होगा, एक पर्थ स्टेडियम है, एक सिडनी भी है मेरे भाई। ठीक है, पर्थ से सिडनी। पर्थ से कहाँ जाता है? पर्थ से सिडनी तक जाता है।
ठीक है, यानी कि कह सकते हो पश्चिमी तट को पूर्वी तट तक जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जोड़ता है, पूर्वी तट को जोड़ता है। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। पहले हमने क्या देखा? पहले हमने सड़क मार्ग देखा, उसके बाद हमने रेल मार्ग देखा, तो ये दोनों यहां पर खत्म होते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं? समुद्री जल मार्ग देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, समुद्री जल मार्ग देखने वाले हैं। ठीक है, समुद्री जल मार्ग देखने वाले हैं। अब समुद्री जल मार्ग देखने से पहले थोड़ा सा एक मैं आपको बता देता हूं समुद्री जल मार्ग। 1 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है मेरे भाई? ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये क्या है? साउथ अमेरिका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका। इस साइड ये क्या है? प्रशांत महासागर। इस साइड ये क्या है? एस आकार का अटलांटिक महासागर मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा। यहां पे क्या है? यहां पे अफ्रीका है, अफ्रीका सी आएगा ना, अफ्रीका। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर यूरोप हो जाएगा इसके। ठीक है, ये फिर यहां से जो है एशिया से कनेक्ट हो जाएगा। यहां पे आपको भारत दिख जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? ये छोटा सा मैंने जो है एक मैप बना दिया मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब जलमार्ग के बारे में आपको पता है, जलमार्ग क्या है मेरे भाई? ठीक है, जलमार्ग क्या है? जल द्वारा चीजों को ले जाना। चीजों को ले जाना मेरे भाई। आई बात समझ में? अब हम यहां से देखते हैं मेरे भाई, ये जो मार्ग आपको दिख रहा है ना अटलांटिक वाला, ये वाला हिस्सा, ये इसको दो हिस्सों में तोड़ दो। ऊपर वाला जो हिस्सा बन गया, ये क्या बन गया? उत्तरी बन गया मेरे भाई। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर मेरे भाई। आई बात समझ में? कौन सा बन गया? उत्तरी अटलांटिक महासागर बन गया मेरे भाई। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला सबसे व्यस्तम है मेरे भाई। ठीक है, ये सबसे व्यस्तम जल मार्ग है मेरे भाई। ठीक है, ये सबसे व्यस्तम जल मार्ग है। क्यों व्यस्तम जल मार्ग है? यहां पर तो नॉर्थ अमेरिका बस गया मेरे भाई। ठीक है, यहां पर क्या बस गया? यहां पे नॉर्थ अमेरिका बस गया, न्यूयॉर्क वगैरह बस गए, सारे इंपॉर्टेंट शहर जो है यहां पे बस गए मेरे भाई। यहां पे क्या है? यहां पे आप सभी जानते हैं यूरोप वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, ये दोनों हिस्से बच गए, तो ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं यही रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में। इसीलिए यहाँ पे जो व्यस्तम, सबसे ज्यादा व्यस्तम मार्ग भी यही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा, बताइए सर्वाधिक व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है? सर्वाधिक व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? तो आप कौन सा बचाएंगे मेरे भाई? आप बताएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर जल मार्ग। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं, इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है। किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे वृहद टर्क मार्ग कहा जाता है। ठीक है, इसे वृहद ट्रक मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब जैसे हमने ये देखा ना, क्या देखा हमने? उत्तरी अटलांटिक महासागर देखा। इसी तरह एक और जलमार्ग काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मेरे भाई भूमध्य सागरीय जलमार्ग मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं भूमध्य सागरीय, ठीक है, उत्तरी भूमध्य सागरीय जलमार्ग, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक के बाद सबसे महत्वपूर्ण मार्ग जो है यही है मेरे भाई। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी है, भूमध्य सागरीय जलमार्ग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो लगभग जितने भी विश्व के देश है ना, उनके बीचों बीच से ये गुजरता है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं विश्व के
देशों के बीचों बीच से यह जल मार्ग गुजरता है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है देशों के बीच से जो है यह जल मार्ग गुजरता है मेरे भाई। ठीक है, अब बीच में से गुजरेगा तो ये स्वेज नहर से होते हुए गुजरेगा। ये चीज याद रखना। ये भूमध्य सागरीय जो जलमार्ग है ना, ये किसके बीच से होकर गुजरेगा? स्वेज नहर। ठीक है, याद रखना दो ही इंपॉर्टेंट नहर हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नहर है ना वो दो ही नहर हैं। एक तो स्वेज नहर यहां पे बता रहा हूं, एक पनामा नहर जो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, तो स्वेज नहर के बारे में याद रखना, ये स्वेज नहर से होते हुए गुजरता है, से होते हुए गुजरता है। अब स्वेज नहर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो मेरे भाई। ठीक है, स्वेज नहर इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, स्वेज नहर इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई एग्जामिनर। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा मैप बना के भी थोड़ा सा बताऊंगा, समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो स्वेज नहर के बारे में जितना स्टैटिक पॉइंट्स है ना वो मैं आपको लिखकर बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका इंजीनियर का नाम याद रखना है। कौन था? फ्रांसीसी इंजीनियर था मेरे भाई। ठीक है, फ्रांसीसी इंजीनियर, इसी के दिमाग की उपज थी भाई, जिसका नाम क्या था? फर्डिनेंडर था मेरे भाई। ठीक है, फर्डिनेंडर जो है इसका नाम होता था। ठीक है, कब बना था ये? 1869 में जो है बन के तैयार हो गया था मेरे भाई। स्वेज नहर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। किसको जोड़ता है? किसको जोड़ेगा? ठीक है, किसको जोड़ेगा मेरे भाई? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जो है जोड़ता है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा बीच की दूरी कितनी थी? मतलब ये जो बीच की दूरी थी ना, जैसे कि एक भूखंड यहां पर है और दूसरा भूखंड यहां पर है, तो ये जो बीच की दूरी थी ना मेरे भाई, ये कितने किलोमीटर थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, 165 किलोमीटर थी मेरे भाई, बीच की दूरी। ठीक है, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 165 किलोमीटर जो है बीच की दूरी थी। तो 165 किलोमीटर देख लेना कितना ज्यादा होता है। और इनको जोड़ने के लिए बहुत सारी मेहनत लगी थी, बहुत सारे मजदूर मर भी गए थे मेरे भाई। ठीक है, काफी मुश्किल काम था ये करने वाला। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरे भाई, जो फ्रांसीसी इंजीनियर था ना फर्डिनेंडर, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन था, जिसके दिमाग की उपस्थिति जिसने ये बना कर दिया था मेरे भाई। ठीक है, तो ये कहां तक जाता है? तो ये भी याद रखना, पोर्ट सैयद से। पोर्ट सैयद से कहां तक जाता है? पोर्ट तौफीक तक जाता है। पोर्ट तौफीक तक जाता है। इस पर अधिकार स्टार्टिंग में किसका था? अच्छा वो उसका था सची, पनामा नहर पे था। पहले अधिकार किसका था, बाद में अधिकार किसका हो गया, वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पनामा नहर पर सबसे पहले अधिकार किसका था? अमेरिका का था। लेकिन वर्ष 2000 में जो है ये किसको सौंप दिया गया? पनामा को सौंप दिया गया। इसीलिए अमेरिका जो है बार बार लड़ाई करता रहता, भाई ये हमारा है, हमें सौंप दो। ठीक है, वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इस पर अभी याद रखो, स्वेज नहर पर, यहां पर लिख देता हूं स्वेज नहर पर। ठीक है, स्वेज नहर पर अधिकार है किसका? मिस्र का। ठीक है, मिस्र का अधिकार है। राष्ट्रीयकरण किसने किया? राष्ट्रीयकरण किया किसने किया? मिस्र ने किया। कब किया? 1956 में किया। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। मतलब स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण किया था ना वो 1956 में किया था मेरे भाई, मिस्र ने किया था। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर
हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। ये स्वेज नहर से रिलेटेड चीजें थी। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप कैसे समझोगे। फॉर एग्जांपल ये समझो, चलिए यहीं पे बता देता हूँ। ये जो है क्या है, ये जो है नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका तो वैसे बनाने की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आप ऐसे समझो, ये क्या है, ये है साउथ अफ्रीका मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये है अफ्रीका, ठीक है। ये है अफ्रीका, ये है यूरोप मेरे भाई, ठीक है। ये है यूरोप। यहां पे जो है एशिया मिला जुला है, ठीक है। ये है एशिया, ठीक है। यहां पे एक ये संकरा रास्ता है मेरे भाई, ठीक है। ये एक संकरा रास्ता है। अगर ये एग्जाम्पल ना होता, यहां से यहां पे जो है भारत है, और यहां पे क्या है, यूरोप है, यहां पे लंदन है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लंदन है, ये भारत है मेरे भाई, ठीक है। सोच लो एक बार, वैसे वर्ल्ड मैप में देखो तो काफी अच्छे तरीके से समझ आएगा। पहले भारत को अगर लंदन जाना होता था तो पूरा अफ्रीका घूमकर जो है यहां से ऐसे जाना होता था मेरे भाई, ठीक है। ऐसे जाना होता था। लेकिन जब ये स्वेज नहर का निर्माण हुआ ना, तो स्वेज नहर को बनाया गया और इसको जोड़ा गया पोर्ट सैयद से पोर्ट तौफीक तक। किस किस को जोड़ता है मेरे भाई, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऐसे जो है इन भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ दिया, तो अब भारत सीधा यहां से गेर लगाता है और पहुंच जाता है। तो ये जो दूरी, काफी सारी दूरी थी, ये दूरी जो है बच गई है मेरे भाई, ठीक है। ये दूरी बच गई है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सन था जो ये था। क्या बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे हम, जो है स्वेज नहर की बात कर रहे थे ना। इसका निर्माण किसने किया था, फर्डिनेंडर, ये इंजीनियर था फ्रांसीसी। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन था मेरे भाई। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं प्रशांत महासागरीय जलमार्ग की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागरीय, ठीक है। प्रशांत महासागरीय जल मार्ग की बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल यहां पे बनाना पड़ेगा, यहां पे जो है ये क्या है, ये है मेरे भाई नॉर्थ अमेरिका। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यहां पे क्या है मेरे भाई, ये क्या है, ये प्रशांत महासागर है, जिसका महासागर, जिसका गहरा बिंदु कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच है। 11,000 समथिंग उसकी गहराई का है, पॉइंट है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पे अटलांटिक महासागर है, अभी बता के आया हूं, अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो, ये एक किनारा है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये एक किनारा है, और ये एक किनारा है नॉर्थ अमेरिका मेरे भाई, ठीक है। यहां से जो है अटलांटिक महासागर इसको टच करता है, और यहां से जो है प्रशांत महासागर जो है मेरे भाई टच करता है। पहले इसको यहां से जाना पड़ता था, तो ये जब मार्ग नहीं थे था, ये मार्ग है मेरे भाई, ये अभी बताऊंगा कौन सा मार्ग है, एक सेकंड के लुको। पहले इसको जो है इस कॉर्नर तक जाने के लिए इसको ऐसे पूरा दक्षिण अमेरिका जो है पार करके जाना पड़ता था मेरे भाई। आई बात समझ में। लेकिन एक फिर बाद में एक नहर बनाई गई, जिसका नाम क्या है मेरे भाई, जिसका नाम हो जाएगा पनामा नहर मेरे भाई। आई बात समझ में, पनामा नहर। तो यही दो इंपॉर्टेंट नहर हैं, एक स्वेज नहर है और एक पनामा नहर है, जहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। ये पनामा नहर बनने के बाद जो है सारी दूरी बच गई, अब डायरेक्ट यहां से जो है ये मिल जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब यहां पे एक एक दो स्टैटिक पॉइंट इनके लिख देता हूं मेरे भाई, ठीक है। और फटाफट से जो है ये चीजें खत्म करता हूं। तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता ही चल गया। दो ही नहर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नहर मेरे भाई, स्वेज नहर और पनामा नहर मेरे भाई, ठीक है। अब आपको याद रखना है पनामा नहर के बारे में। ठीक है, इसका निर्माण कब शुरू हुआ मेरे भाई, अच्छा निर्माण शुरू नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1914 में, ठीक है। 1914 में पूर्ण हुआ था। शुरुआत में अमेरिका का अधीन होता था ये मेरे भाई, ठीक है। जो ये पनामा नहर थी ना, शुरुआत में अमेरिका के अधीन था, लेकिन 2000 में किसके अधीन कर दिया गया, लेकिन 2000 में पनामा के अधीन कर दिया गया, पनामा के अधीन कर दिया गया। इसीलिए जो है अमेरिका बार बार लड़ाई करता रहता है, अमेरिका के अधीन कर दिया गया, ठीक है, कर दिया गया मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज याद रखना, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है मेरे भाई, ठीक है।
जो ये कौन सी नहर थी, स्वेज नहर हमने पहले की, ये पनामा नहर है। ठीक है, तो याद रखना पनामा नहर, आपसे अगर पूछे पनामा नहर किस किस को जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है। ठीक है, पनामा नहर किस किस को जोड़ती है, ये बीच में पनामा नहर है, इस साइड क्या है, इस साइड अटलांटिक महासागर है, इस साइड क्या है, प्रशांत महासागर। मिल गया आंसर। तो पनामा नहर किस किस को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। बस इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है। और कितने किलोमीटर की दूरी बच गई, तो ये यही पूछ रहा है कि भाई ये जो 13,000 किलोमीटर की दूरी बच गई, इस मार्ग से जो है 13,000 किलोमीटर की दूरी बच गई, दूरी बच गई मेरे भाई। ठीक है, पहले ये कहां से घूम के जाना पड़ता था, इसको जो है यहां से घूम के जो है जाना पड़ता था मेरे भाई। ठीक है, लेकिन ये जो है पनामा नहर बनने से जो है कितने किलोमीटर की जो है दूरी बच गई, 13,000 किलोमीटर की जो है दूरी बच गई मेरे भाई। ठीक है, एक और नहर है जो आप याद रखेंगे, बस इतना सा याद रखना, कील नहर मेरे भाई। ठीक है, कील नहर किस किस को जोड़ती है, जर्मनी के उत्तरी सागर और जर्मनी के उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में मेरे भाई। ठीक है, बाल्टिक सागर से जोड़ती है। आई बात समझ में, तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है कील नहर के बारे में। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, जो हमारा परिवहन था जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है मेरे भाई। ठीक है, सारी ओवरव्यू मैंने आपको दे दी है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। अब हम जो है इसके बिहाफ पर जो है, इसके आधार पर जो मैं 20 क्वेश्चन लिख के आया हूं, उनको जो है एक एक करके सोल्व करते हैं और आज के वीडियो सेशन को कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, और जो है हमारी इंडिया जीके की सीरीज जो है खत्म करते हैं मेरे भाई। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता चल गया होगा, जितना मैंने करवाया यहीं से क्वेश्चन आपके सारे बन जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो मैं अभी बता के आया था सबसे स्टार्टिंग में, सड़क परिवहन सड़क की कुल लंबाई के आधार पर पहले स्थान पर जो है अमेरिका हो जाएगा, दूसरे स्थान पर जो है भारत हो जाएगा, तीसरे स्थान पर चाइना हो जाएगा, चौथे स्थान पर जो है ब्राजील हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो ये चीज आप देख लेना, विश्व रैंकिंग संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। इसको बैठ के आराम से कंप्लीट इसको पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, किस समुद्री मार्ग को बिग ट्रंक रूट के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था ना बिग ट्रंक रूट के नाम से, तो ये किसको बोला जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक मार्ग को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां से देख लेना, सबसे व्यस्तम मार्ग मैंने बताया ना उत्तरी अटलांटिक महासागर, मैंने जो मैप आपको बना के बताया था कि भाई ये जो मैप है ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये कौन सा है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, और बीच में ये क्या है, ये अटलांटिक महासागर है। अब ये जो नॉर्थ अटलांटिक ये वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूरोप है। ठीक है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूयॉर्क वगैरह शहर है। तो ये सबसे महंगे अमीर लोग यहीं रहते हैं, तो सबसे बिजी काम भी यहाँ पे होगा, इसीलिए सबसे व्यस्तम मार्ग हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है सबसे व्यस्तम मार्ग हो जाएगा। इसको बैठ के आप पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरे भाई, पनामा नहर के निर्माण से समुद्री यात्रा की दूरी में लगभग कितनी कमी आई। तो अभी बता के आया हूं, आपको दिखा भी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। कितने की दूरी बच गई आपको पता होना चाहिए, कहां पे गया, लिखा था ना मैंने कहीं पे, ये रहा देखो, ये दूरी थी, ये पनामा नहर इसकी बात कर रहा है। पहले इसको जो है नॉर्थ अमेरिका को घूम के यहां से जाना पड़ता था और यहां पे जाना पड़ता था, लेकिन ये जब से स्वेज नहर का निर्माण किया, पनामा नहर का निर्माण किया गया, तो लगभग जो है 13,000, ये देखो 13,000 किलोमीटर की जो है दूरी बच गई मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में, ऐसे चीजें आपको करनी है। कहाँ गया वो, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 4 था क्या, 3 था, 3 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13,000 किलोमीटर की दूरी जो है अब बच गई है मेरे भाई, ये सारा आप पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में इसके पश्चिमी और पूर्वी छोर के स्टेशन कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, स्टार्टिंग में यही बताया था, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक जो है इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। यहां से देख लेना, दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग यही है जिसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बोला जाता है। विश्व का सबसे लंबा निरंतर रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है। थोड़ी सी चेंज मिलेगी, मैंने शायद 9300 वहां पर बताई है मेरे भाई, ठीक है। तो कनेक्टिविटी देख लेना, ये जो है किस किस को जोड़ता है, पीटरबर्ग बाल्टिक सागर के पास को सुदूर पूर्व में व्लादिवोस्तोक प्रशांत महासागर के तट से जो है जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करें तो विश्व की पहली रेलगाड़ी 1835 में किन दो शहरों के बीच में चली थी? तो किन दो शहरों के बीच में चली थी? मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में जो है चली थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से पूरी डिटेल आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 में क्या बोल रहा है, पनामा नहर जहाजों को ऊपर उठाने और नीचे उतारने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? लॉक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा लॉक सिस्टम के बारे में पढ़ लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉक सिस्टम क्या होता है, देखो जल सीढ़ी, पनामा नहर एक सीधी जलधारा नहीं है। सीधी जलधारा मतलब ऐसी नहीं है, ये ऊपर नीचे है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे ऊपर और नीचे है, इनको इक्वल लाने के लिए जो है पानी को ऊपर नीचे उठाना पड़ता है, बल्कि यह जहाजों को समुद्र तल से 26 मीटर 85 फीट ऊपर स्थित गाटुन झील तक उठाती है मेरे भाई, ठीक है। वो देखा है ना, समुद्र में पुल एकदम से ऊपर की तरफ उठता है, इसके लिए लॉक सिस्टम का उपयोग किया जाता है जो पानी की सीढ़ियों की तरह काम करता है मेरे भाई, ठीक है। इसको बैठ के पढ़ लेना, सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 क्या बोला है, जर्मनी में स्थित वह कौन सी नहर है जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? अभी देख के आए कील नहर को, ठीक है। कील नहर किसको जोड़ती है? तो ये उत्तरी सागर को जो है बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको भी बैठ के पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग पर स्थित विनिपेग शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है, मैंने बताया था भाई, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग पर जो है एक विनिपेग शहर है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये विश्व गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, ये पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, अल्जीरियस कोनराकी राजमार्ग किन भौगोलिक क्षेत्रों के बीच एक व्यापारिक सेतु का कार्य करता है? तो किस व्यापारिक सेतु का जो है ये कार्य करता है? राइट ऑप्शन जो है अफ्रीका के उत्तरी और पश्चिमी तट पर जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अल्जीरियस कोनराकी जो राजमार्ग है ये अफ्रीका के उत्तरी और पश्चिमी तट के बीच एक व्यापारिक सेतु का जो है कार्य करता है मेरे भाई, ठीक है। इसको पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है मेरे भाई, स्वेज नहर के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर क्रमशः कौन कौन से बंदरगाह है? तो कौन कौन से बंदरगाह हो जाएंगे, मैंने बताया था पोर्ट सैयद और पोर्ट तौफीक जो है ये बंदरगाह हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ लेना आराम से बैठ के। आगे चलते हैं, ये देखो 7000 किलोमीटर की जो है दूरी कम कर दिया है मेरे भाई। जब अगर स्वेज नहर नहीं होती ना तो भारत को जो है कहां से कहां घूम के आना पड़ता था। ये देखो लंदन से मुंबई जा रहे हो ना, इसके बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम होगी। जैसे अभी मैंने बताया था ना, अमेरिका को जो है पूरा चक्कर काट के आना पड़ता था। जो पनामा नहर अब कितना किलोमीटर बचाती है, 13000 किलोमीटर जो है दूरी बताती है। तो ऐसे ही स्वेज नहर जो है भारत का कितने किलोमीटर बचाती है, 7000 किलोमीटर का जो है रास्ता बचाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, भारी माल और लंबी दूरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए परिवहन का सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन? तो आप जानते हैं भाई, सबसे उपयुक्त और सबसे सस्ता साधन तो एक ही है, सड़क परिवहन नहीं है। वायु परिवहन तो सबसे महंगा है, तो जल परिवहन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, स्टुअर्ट राजमार्ग किस महाद्वीप के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। अभी हम देख के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे जो है लंबा मार्ग भी यही है, स्टुअर्ट राजमार्ग मेरे भाई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा मार्ग है और ऑस्ट्रेलिया के किस किस को जोड़ता है, उत्तर को जो है दक्षिणी हिस्सों को जोड़ते हैं ये मेरे भाई स्टुअर्ट राजमार्ग, ठीक है। डिटेल से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर मेरे भाई। 13 बोल रहा है भाई ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग यूरोप के किन दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है? तो ओरिएंट एक्सप्रेस जो रेल मार्ग है ये यूरोप के दो शहर है जिनका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई, पेरिस और इस्तांबुल, इनको जो है ये जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी के यहां पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है ट्रांस इंडियन आएगा, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, इंडियन आएगा मेरे भाई, ठीक है।
अच्छा सेव नहीं की ना हमने, पहले सेव कर लेते हैं यार इसको, कभी रह जाए ये, ठीक है ना। तो सेव कर लेते हैं एक बार, इतने में क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, मैंने बताया था ना दक्षिण अमेरिका की हमारी बात हुई थी, तो ये दक्षिण अमेरिका के अंदर ही अवस्थित है, ठीक है। तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किन दो महासागरों के तट पर जो है स्थित शहरों को जोड़ता है? तो किस किस को जोड़ता है भाई? प्रशांत और हिंद महासागर को तो नहीं जोड़ता है मेरे भाई। प्रशांत, अच्छा आ गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो किस किस को नहीं जोड़ता है देख लेते हैं। प्रशांत और हिंद महासागर को तो नहीं जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को भी नहीं जोड़ता है। आर्कटिक महासागर कहाँ, नीचे हो गया, इसको तो नहीं जोड़ेगा। हिंद 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 आ गया, इसको भी नहीं जोड़ेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ट्रांस इंडियन जो है रेल मार्ग मेरे भाई, ठीक है। हमने देखा था ना दक्षिण अमेरिका में, इसको आराम से बैठ के पढ़ लेना, सारी चीजें समझ आ जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? कनाडाई नेशनल रेलवे का निर्माण मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया गया था? जो कनाडाई नेशनल रेलवे का निर्माण था, हमने देखे थे दो रेलवे मार्ग थे भाई। पहला जो कनाडा रेल मार्ग था ना, उस पर भारी जो है भीड़ हो जाती थी, भारी भारी मार्ग की वजह से, भारी भारी जो है सामानों की वजह से। उसी के समांतर एक नेशनल रेल मार्ग चलाया गया था जिसका नाम था कनाडाई नेशनल रेलवे मार्ग। और कनाडा की मोस्टली जनसंख्या जो है इसी रेल मार्ग के आसपास रहती है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है वो क्यों किया गया था? बर्फ हटाने की सुविधा के लिए इसका निर्माण नहीं किया गया। अमेरिका के साथ युद्ध करने के लिए इसका निर्माण नहीं किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण नहीं किया गया। कनाडाई पैसिफिक रेलवे के भार को कम करने हेतु जो है इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है अलास्का राजमार्ग कनाडा के किस शहर को अलास्का के एंकरेज शहर से जोड़ता है? तो एडमंटन शहर को जो है ये एंकरेज शहर से जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका की किस प्रसिद्ध खानों से होकर गुजरता है? तो हीरे की खान किम्बरले से होकर ये गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे अच्छे तरीके से याद है, HSSC में जो है 2021 में शायद सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी हरियाणा पुलिस की, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए ये जो किम्बरले खान है ये हीरे क्वेश्चन शायद ऐसे पूछा गया था, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। हीरे के लिए प्रसिद्ध खान किम्बरले खान जो है किस देश में अवस्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और 2 और ऑप्शन दिए गए थे। तो याद रखना, हीरे की जो प्रसिद्ध खान है ना पूरे विश्व में, किम्बरले खान, ये कहां पर अवस्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जो है ये अवस्थित हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? 1869 में जो है इसका निर्माण पूर्ण हुआ था मेरे भाई, ठीक है। इंजीनियर का सारा नाम यहाँ पे लिखा मिलेगा, ये देखो, इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेप्स थे मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? रूस में स्थित वोलागोडान नहर किन 2 महत्वपूर्ण केंद्रों को जोड़ती है? तो ये रोस्तोव और वोलागदाद को जोड़ती है। बड़े अजीब नाम है भाई, देख लेना किस किस को ये जोड़ती है मेरे भाई, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा रेलवे जंक्शन मिसौरी नदी के तट पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है ओमाहा रेलवे जंक्शन मिसौरी नदी के तट पर अवस्थित है। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर जो है आज की हमारी वीडियो सेशन खत्म होती है, यहां पर जो है आज की हमारी वीडियो सीरीज खत्म होती है, यहां पर जो है आज हमारी इंडिया जीके सीरीज खत्म होती है मेरे भाई, ठीक है। इंडिया जीके सीरीज जो है संपूर्ण होती है मेरे भाई, ठीक है। धीरे धीरे चलोगे तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, थोड़ा सा विश्वास रखो। मैं पहला जो वीडियो मैंने कराया था ना इंडिया जीके का, तब मुझे भी नहीं पता था कि मैं इसके अंदर 75 क्लासेस जो है करवाने वाला हूं। यकीन मानना, सारा काम मैंने अकेले किया है इस 75 क्लासेस का। चाहे PDF बनानी हो, चाहे कंटेंट लेके आना हो, 2 NCERT से उसको वेरीफाई करना हो, उसके बाद वर्ड फाइल बनानी हो, उसके बाद PDF फाइल बनानी हो, और भी बहुत सारी चीजें होती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारा काम मैंने अकेले किया है मेरे भाई, किसी भी टीम के दम पर नहीं किया है। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तारीफ करो, अगर कर दोगे तो अच्छी बात है मेरे भाई, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। अदरवाइज मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके अंदर भी थोड़ा सा जुनून जाग जाए, आपके मन में ये आए कि अगर वो अकेला बंदा, मैं मेरे लिए थोड़ी कर रहा हूँ ये मेरे भाई, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, और वो भी बिल्कुल फ्री में कर रहा हूँ। फ्री वाली चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है। अगर यही कोर्स मैं जो है 199 या 399 बेचूँ ना, आराम से बिक जाएगा मेरे भाई,
समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन अपने को भाई बिल्कुल फ्री करना है। सारे बच्चे जो है अवेलेबल नहीं होते हैं, सारे बच्चे जो हैं पे नहीं कर पाते हैं कई बार। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसीलिए सभी के लिए फ्री है और आपके लिए जो है हमेशा ये फ्री ही रहेगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहां से ये सारी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर लेनी है मेरे भाई। आई बात समझ में। पूरी 75 क्लास मैंने करा दी है और ऐसे ही मैंने सेट बाय सेट सारी चीज़ें करवाई है। चाहे आप कंप्यूटर सब्जेक्ट को ले लेना, वहाँ पे मैंने टोटल 43 क्लास से करवाई है। हरियाणा जी को ले लेना, वहाँ पे जो है 142 पता नहीं 143 क्लासेस करवाई है। पूरा सीक्वेंस में कराई है, पूरा कंसिस्टेंसी रख के करवाई है मेरे भाई। सिर्फ आपको ध्यान में रख के कराई है, क्योंकि मैंने एक चीज़ आप नोटिस की थी यूट्यूब के ऊपर, इंडिया जीके का जो है कंटेंट है ना वो नॉर्मली आपको मिल जाएगा मेरे भाई, मिल जाएगा, लेकिन सीक्वेंस वाइज नहीं मिलेगा जितना सीक्वेंस वाइज मैंने यहाँ पे कराया। और स्पेशली अगर एचएसएससी की बात करूंगा ना, तो एचएसएससी का मुझे दिखा देना कहीं पे इतना सीक्वेंस वाइज अगर आपको मिलता हो। कंप्यूटर के पूरे लेक्चर 1 से लेके 43 तक पूरे बिल्कुल एडवांस, बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा ज्योग्राफी, बिल्कुल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सीक्वेंस वाइज, जैसे जैसे एचएसएससी के लिए मैंने पूरा फ्री इनिशिएटिव करवाया ना, अगस्त 2025 से लगा पड़ा हूं और अभी मई आ गया है मेरे भाई। तो इतना कंसिस्टेंसी मैंने रखी है, तो आपको भी इतनी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तब जाके आप मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज दुनिया में यकीन मानिएगा धक्के खाने बहुत है मेरे भाई। जितना मैं यहाँ पे 10-12 घंटे लगा रहा हूँ ना, इससे भी ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा आपको इन फ्यूचर में, अगर आपने अभी राइट टाइम पे अगर अपना सही नहीं चुनाव किया चीज़ों का मेरे भाई, ठीक है। फालतू की चीज़ें चलती रहेंगी, आज भी चल रही हैं, पहले भी चलती थी, आगे भी चलती रहेंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि किस चीज़ का कितना उपयोग करना है। यकीन मानिएगा, इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक हो गया, या फिर अदर सोशल मीडिया जितने भी हो गए, यूट्यूब हो गए, सारी चीज़ें किसी भी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हानिकारक होता है, एक लाभदायक होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितनी पॉजिटिव चीज उठाते हो मेरे भाई, ठीक है। मैं हमेशा बार बार कहता हूं, कोई एक इंसान संपूर्ण नहीं हो सकता मेरे भाई। कभी आपको लगे कि भाई एक इंसान संपूर्ण मुझे मिल जाए, वहां से मैं सारी चीजें ले लूंगा, ऐसा नहीं है। ना ही ऐसा किताबों में है कि कोई एक किताब या तो मैं आपको बता दूंगा या कोई और, कोई भी कितना महंगा टीचर ले लेना, ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक किताब आपको बता देगा जिसको रट के आपका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। मल्टीपल सोर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, मल्टीपल बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, किसी एक इंसान में सारी अच्छाइयां नहीं मिलेंगी, डिफरेंट डिफरेंट लोगों में हर इंसान में थोड़ी थोड़ी अच्छाई मिलेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसमें से अच्छाइयां बाहर लेते हो या फिर बुराइयां लेते हो मेरे भाई। आई बात समझ में। तो थोड़े थोड़े इंसानों में से सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है मेरे भाई। आई बात समझ में। तो यहां पर जो है हमारी इंडिया जीके सीरीज खत्म होती है। अब जो है मंडे से, सोमवार से या फिर बुधवार से मेरे भाई, ठीक है, सोमवार या बुधवार। अब बुधवार क्यों बताता हूं, ठीक है, बुधवार, ठीक है। अभी मुझे भाई कोई ब्रेक नहीं है मेरा, सही बताऊं तो अभी देखो 10:56 यानी कि 11 बज चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। अब थोड़ा बहुत मैं खाना वगैरह खाऊंगा, थोड़ा सा घूमूंगा फिरूंगा, थोड़ा सा कहीं बाहर नहीं, घर के अंदर ही बात कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा, उसके बाद मैं साइंस की बुक ले लूंगा, एक एनसीईआरटी की उठाऊंगा और एक स्टैंडर्ड बुक, कोई भी एक जो अच्छा लेखक होगा ना, जो नॉर्मली जिसको सभी आप भी जानते हो, तो उन दो बुकों को मिक्सर करूंगा। फिर वहां से कंटेंट एक एक करके उठाऊंगा, फिर वर्ड फाइल बनेगी, फिर पीडीएफ फाइल बनेगी, फिर उसके बाद वेरीफाई होगा, फिर उनके जो है वन लाइनर फैक्चुअल डाटा निकाला जाएगा, फिर उसके बिहाफ पर क्वेश्चन बनेंगे। इतना सारा मुझे अकेले करना है और यकीन मानो इसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है। सिर्फ आप सोच सकते हो कि यार बस इतना सा काम है, अगर आप ये करने लगोगे ना तब आपको पता चलेगा ये काम में कितनी मेहनत लगती है मेरे भाई, ठीक है। मैं भी समझता हूं, आप भी मेहनत कर रहे हो, बैक एंड में ही मेहनत की जाती है। जो घर हमारा बनता है ना, जो आलीशान घर हमारा बनता है, उसकी नींव कोई भी नहीं देखता, लेकिन यकीन मानिएगा वो पूरा घर जो खड़ा है ना, वो नींव के ऊपर ही खड़ा है। अगर आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आपका सिलेक्शन फ्रंट एंड से नहीं होगा मेरे भाई, बैक एंड से ही होगा। जो लोग देखते हैं ना, वो फ्रंट एंड ही देखते हैं, आपका सिलेक्शन देखते हैं, आपकी तरक्की देखते हैं मेरे भाई। ये कोई नहीं देखता कि बच्चे ने कितनी मेहनत की, 8-10 घंटे पढ़ाई की, फिर भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। यही कहेंगे फिर भी, यार इसने तो पढ़ाई नहीं की, सारा दिन घूमता रहता था। और वही बच्चा अगर सिलेक्शन ले जाता था, भाई मुझे पता था ये सिलेक्शन ले सकता है। ऐसे लोगों की थिंकिंग है मेरे भाई, जो मिनट मिनट में बदल जाती है। इसीलिए बोलता हूं, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, किसी की बातों पे कोई ध्यान नहीं देखना है। आपको अपने माता पिता के चेहरे देखने हैं, उनको देखोगे तो अपने आप मोटिवेशन आ जाएगी। ना तो मैं डेली आपको मोटिवेट कर सकता हूं, ना आप अपने आप को खुद को डेली मोटिवेट कर सकते हो मेरे भाई। आई बात समझे। लेकिन डेली एक चीज हो सकती है, क्या हो सकती है, उसको एक शब्द है जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी मेरे भाई, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी कर लोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ आने लगेंगी, आपका दिमाग एक्सप्लोर करने लगेगा और चीजें अब ऑटोमेटिकली आपको पता लगने लगेगी। और खुद आपको एक दिन पता लगेगा, ओ यार मुझे धीरे धीरे कितना अनुभव हो रहा है, कितनी नॉलेज हो रही है मेरे भाई,
ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी तरीके का आपका डाउट है, किसी भी तरीके की आपकी परेशानी है, कहीं भी अगर आप नहीं शेयर कर पा रहे हैं ना, मेरे साथ शेयर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। मेरे से जितना हो पाएगा ना मैं उतना सोल्व उस प्रॉब्लम को करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं मंडे की क्लास में। अगर कंटेंट रेडी हो गया तो डेफिनेटली हम मंडे की क्लास को शुरू कर देंगे। 8 बजे ही हम ये क्लास शुरू करेंगे मेरे भाई, ठीक है। जैसे इंडिया जीके की क्लास आ रही थी ना रात 8 बजे, ऐसे ही साइंस की क्लास हम रात को 8 बजे शुरू कर देंगे। अगर मंडे तक कंटेंट कंप्लीट नहीं हुआ अच्छे तरीके से तो फिर हम बुधवार से शुरू करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर देना, मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है, कैसी आपको मेरे से जुड़ने के बाद जो है तैयारी हुई है, कुछ उसके अंदर फर्क आया है या फिर नहीं आया मेरे भाई, ठीक है। ऑनेस्टली बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं तो भी मुझे बता देना, क्योंकि मुझे मेरी कमी ही नहीं पता चलेगी तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि किस चीज पर मुझे काम करना है मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऑनेस्टली आपको बताना है, सारी चीजें अच्छी हैं तो अच्छी भी बता देना, कोई बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं मंडे वाली क्लास में। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, लगातार तैयारी करते रहो, किसी भी दिन आपको स्किप नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।